हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जिम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए यानी कि यूपी बेड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जीके के 1000 की सीरीज चला रहा हूं, यानी कि 1000 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए करवा रहा हूं, जो कि क्वेश्चंस मैंने केवल 800 ही करवाए हैं, क्योंकि 800 ही क्वेश्चंस में पूरी बुक ख़त्म हो गई थी। जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है लूसेंट, उससे मैंने जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है, उन्हीं क्वेश्चंस को उसमें मैंने शामिल किया है। तो 800 क्वेश्चंस में ही वो पूरी बुक आपकी ख़त्म हो गई, यानी कि सारे सब्जेक्ट उसमें मिक्स हो गए हैं। पूरा जीके आपका उसी में ख़त्म हो गया 800 क्वेश्चंस में ही। तो अगर आप लोग उस वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो करीब 10 से 12 पार्ट में मैंने उनकी वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लूसेंट के निचोड़ में आप लोग उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब जो 200 क्वेश्चंस बचते हैं, तो मैं ऐसे अब कवर करूंगा कि इम्पॉर्टेंट जो जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि आज मैं करवाऊंगा विटामिन। तो ऐसे जो मेन टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उन टॉपिक को अब मैं लेकर आऊँगा। तो आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि बायोलॉजी का होगा साइंस में। फ्रेंड्स, अगर साइंस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर आपका बायोलॉजी से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे छोड़ के आपका एग्ज़ाम हो, तो बायो से ज़्यादा ही पूछा जाता है। एसएससी में तो बायो से ही केवल पूछा जाता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा दो टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक हमारा है विटामिन। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर विटामिन से क्वेश्चंस ना है ना, तो एग्ज़ाम वो मज़ा नहीं आता। तो विटामिन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि विटामिन का कार्य क्या होता है कि ये रोग प्रतिरोध क्षमताओं के लिए लड़ते हैं, रक्षा के लिए लड़ते हैं, रोगों के लिए। उसके बाद विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, तथा इस शब्द का प्रतिपादन किसने की था? फंक ने किया था। प्रतिपादन की बात आए तो आपको फंक याद करना है, खोज हॉपकिंस ने की थी। उसके बाद विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में तथा विटामिन बी, सी जल में घुलनशील होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड ये विटामिन का आपको नाम याद रखना होता है। कैसे याद करना है? आपसे एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो जल में तो देखो केवल बी और सी ही घुलनशील होती हैं जल में। तो आपको याद कैसे करना? तो जैसे जल को वाटर हम कहते हैं और बी सी, तो आप लोग डब्ल्यू बी सी माइंड में फिट कर लीजिए। डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर हो गया एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी हो गया। उसके बाद जो वसा में घुलनशील होती हैं, ए, डी, ई के, आपकी ये चारों घुलनशील होती हैं। ज़्यादातर जो अगर ये वसा और घुलनशील के बारे में पूछता है तो केवल ये जल वाला आपसे ज़्यादा पूछता है। तो जल में आपको याद रखना है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती हैं। तो आइए आप देखते हैं कि विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है एंड इसमें स्रोत कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन में, और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से याद करना है तो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए का आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, रासायनिक नाम सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन ए आपको जितने भी मेन विटामिन हैं उन सभी विटामिन का आपका रासायनिक नाम आपको याद करना है। जैसे विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम है रेटिनल। उसके बाद कमी से रतौंधी एंड संक्रमणों का खतरा इसमें होता है विटामिन ए की कमी से। स्रोत ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बट आप लोग याद कर लीजिए, दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का तेल विटामिन ए में स्रोत होता है। उसके बाद है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। उसके बाद इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। ये स्रोत आप लोग देख लीजिए, विटामिन बी वन। ये दोनों आप लोग, इन दोनों विटामिन का साइंटिफिक नेम आप लोग जरूर याद करें। आगे है विटामिन बी टू। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन एंड इसके जो कमी से जो रोग होता है, कोनों का फट जाना मुख के, ठीक है, और ये स्रोत आपके हो गए। उसके बाद विटामिन बी फाइव, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको ये जिसकी कमी से रोग होता है, पेलाग्रा होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद विटामिन बी ट्वेल्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन एंड इसकी जो कमी से रोग होता है घातक
संबंधी रोग हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है एंड इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है एंड मसूड़ों का फूलना। एंड यहाँ पे स्रोत आप लोग विटामिन सी के याद कर लीजिए, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, ये होते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपका आंवला में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आपको जरूर याद रखना है। साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एंड इसकी जो कमी से रोग होता है रिकेट्स होता है। मछली के तेल, दूध इसके स्रोत हैं। उसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है, टोकोफेरॉल। एंड जनन शक्ति की कमी इसकी कमी से हो जाती है, ये आपके स्रोत हो गए। उसके बाद विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। एंड रक्त का थक्का न बनना इसकी कमी से होता है। एंड टमाटर एंड हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। तो ये थे विटामिन से संबंधी जितने भी प्रश्न आपको विटामिन से अगर पूछा जाता है तो इसी के अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसी के अंदर आएगा, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। ये यहाँ पे जो रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले विषाणुओं पढ़ेंगे। विषाणुओं से कौन कौन जैसे रोग फैलते हैं, जैसे एड्स हो गया, तो एड्स से जब हो जाता है एड्स, तो उससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो उससे जो प्रभावित अंग होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। एंड उसके विषाणुओं का नाम है HIV। एंड डेंगू ज्वर, तो इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं संपूर्ण शरीर हो जाता है, पूरी शरीर में इसका इफेक्ट आ जाता है। एंड इसके विषाणु का नाम है आर्बो विषाणु। ज़्यादा विषाणु के नाम नहीं पूछा जाता है, आपको रोग का नाम याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से प्रभावित अंग होते हैं उस रोगी की कमी से। उसके बाद है पोलियो, तो पोलियो की कमी से प्रभावित अंग कौन कौन से, गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान। उसके बाद चेचक, चेचक से प्रभावित होते हैं पूरी शरीर आपकी प्रभावित हो जाती है। उसके बाद छोटी माता, तो देखिए छोटी माता से जो प्रभावित अंग होती है पूरी शरीर इसमें भी हो जाती है। एंड खसरा, खसरा से भी संपूर्ण शरीर यानी कि पूरी शरीर में इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस एंड पीलिया, पीलिया से आपकी जो प्रभावित अंग होता है यकृत, लीवर। उसके बाद ये इसमें आप लोग याद रख सकते हैं इधर रेबीज, रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद हर्पीस, हर्पीस से आपका त्वचा। ज़्यादा विषाणु का नाम नहीं पूछा जाता है, आप लोग ज़्यादातर रोग का नाम एंड जिससे प्रभावित अंग होते हैं उस प्रभावित अंग का नाम याद रखना है आपका। आगे देखते हैं, अभी हम विषाणुओं का पढ़े हैं, तो अब हम थोड़ा सा जीवाणुओं के बारे में भी जान लेते हैं कि जीवाणुओं की कमी से कौन कौन रोग होते हैं, क्या क्या होते हैं। टिटनेस हो गया आपका, टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। एंड ये जीवाणु के नाम आप लोग ज़्यादा नहीं याद करना है, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद हैजा, हैजा से प्रभावित अंग क्या होता है, आंत। टाइफाइड, टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या होता है, आंत। क्षय रोग यानी कि टीबी, टीबी से फेफड़ा आपका प्रभावित हो जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से आपका श्वास नली प्रभावित हो जाता है। उसके बाद प्लेग, प्लेग से आपका फेफड़ा हो जाता है। उसके बाद काली खांसी, काली खांसी से स्वतंत्र तंत्र में आपका श्वसन तंत्र में कमजोरियां हो जाती हैं। उसके बाद निमोनिया, निमोनिया से आपका फेफड़ा में दिक्कत हो जाता है, फेफड़ा में प्रभावित हो जाता है। उसके बाद कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र। उसके बाद गोनोरिया, मूत्र मार्ग में दिक्कत हो जाती है। सिफिलिस, जनन नांग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, लास्ट है परजीवियों द्वारा होने वाले रोग और प्रभावित अंग, यानी कि परजीवियों द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं और उससे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे मलेरिया आपका सबसे पहला हो गया, तो मलेरिया से कौन कौन से प्रभावित अंग होते हैं, तो प्लीहा, यकृत एवं आरबीसी। उसके बाद इसके परजीवी का नाम नहीं याद रखना है, वाहक मादा एनफिलीज मच्छर है, इसी के कारण मलेरिया रोग होता है, आपको ये याद रखना है। प्रभावित अंग याद रखना है आपको, रोग याद रखना है बस। पायरिया, पायरिया से आपके मसूड़े प्रभावित होते हैं, इसमें दांतों में इफेक्ट हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद निंद्रा रोग, तो निंद्रा रोग से अगर आपको रोग है तो आपका मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, ये सीसी मक्खी के कारण हो जाता है। उसके बाद पेचिस, देखिए पेचिस से प्रभावित जो आपका अंग होता है वो होता है आंत। उसके बाद कालाजार, आंत में इसमें ज़्यादा वो हो जाता है। उसके बाद कालाजार, कालाजार अस्थि मज्जा में प्रभावित हो जाता है आपका। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई कालाजार है। उसके बाद
हमारा यही लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए अदर टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और कमेंट करिए करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज से जो आपका टेस्ट इवनिंग में डेली टेस्ट होगा, सोने से पहले आपको टेस्ट ज़रूर देना है। तो टेस्ट के लिए आपको कैसे पता चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी टेस्ट वाली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कौन कौन चाहता है कि डेली टेस्ट वीडियो आए, कमेंट करके बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, मैं एक लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली थी। अगर आप लोगों को भी पता हो तो कमेंट करके अपना आंसर बताएं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चली। आपको सन नहीं बताना है, आप लोगों को स्टेशन का नाम बताना है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी।